अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझना है ताकि आप बहुत आसानी से इसके एमसीक्यूज भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होता है? कहता है द डाटा टाइप ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी स्पेसिफाई इन इट्स डेक्लेरेशन। लास्ट टाइम भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वेरिएबल डेक्लेरेशन क्या होता है। तो कहता है आपने वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो लाजमी बतानी है, ठीक है। बट हाउ डज सी डिटरमाइन द टाइप ऑफ डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन? तो आपका जो सी कंपाइलर होता है, ठीक है, वो किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन की जो डाटा टाइप होती है वो डिटरमाइन करता है। इसकी एग्जांपल देखें जरा। कहता है व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन x प्लस वाई। ठीक है, किस तरह से इसको पता चलेगा? व्हेन बोथ x एंड y आर टाइप ऑफ इंट। ठीक है, तो आपके पास x भी इंट है, y भी इंट है, तो जब दोनों को जमा किया जाएगा तो रिजल्ट भी किस में आएगा? आपके पास हमेशा इंट में आएगा। ठीक है, तो कहता है डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इट्स ऑपरेंड। आपके जो ऑपरेंड है वो किस टाइप के हैं। ठीक है, इसको एक छोटी सी एग्जांपल से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास देखें यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपके पास आपने लिखा इंट ए कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया जी कॉमा सी सेमीकोलन। अब आपने ए को एक वैल्यू दे दी, ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, बी इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन, ठीक है, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, हमें पता है कि जो दोनों किस टाइप के हैं, दोनों आपके पास इंटीजर टाइप के हैं, तो रिजल्ट भी किस टाइप का आएगा? हमेशा इंटीजर टाइप का आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा चेंज कैसे करें? अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है इसको बदलना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, नीचे दोबारा से वेरिएबल बनाएं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक हमारे पास इंटीजर टाइप का है, एक मैंने बना लिया फ्लोट टाइप का, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स। ठीक है, अब मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। एक्स को मैं एक वैल्यू दे देता हूं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 5.5 फर्ज कर लें। ठीक है, तो अब यहां पे आपके पास जवाब किस में आएगा? ठीक है, ए के अंदर तो आ गया, आपके पास क्या होता है ए के अंदर 10 है, ठीक है, और एक्स के अंदर क्या है? एक्स के अंदर 5.5 है। तो दोनों को जब जमा किया जाएगा तो तब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि सी तो किस टाइप का है? इंट टाइप का है। लेकिन जब हम इसका जवाब निकालेंगे, ठीक है, प्रिंट एफ की मदद से, देखें ऐसे आउटपुट नहीं आएगी, आपको यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, ठीक है, द सम इज, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं मोस्टली सम ही लिखता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी को जो है वो आप प्रिंट करवा लेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज डी क्यों लगाया है? क्योंकि सी किस टाइप का? मैं सी को प्रिंट करना चाहता हूँ, सी को प्रिंट किया है, तो सी की जो डाटा टाइप है वो क्या है? इंट है। तो अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, रिजल्ट आना चाहिए था, ए की वैल्यू क्या है? 10, और एक्स की वैल्यू क्या है? 5.5। मेरे मुताबिक तो रिजल्ट आना चाहिए था 15.5, लेकिन वो क्या दे रहा है मुझे? वो सिर्फ 15 दे रहा है। इशारिया के बाद वाली वैल्यू वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा, मुझे तो इशारिया के बाद वाली वैल्यू भी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे जो है वो सी को भी किस टाइप का बनाना पड़ेगा? सी को भी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा फ्लॉट टाइप का। ठीक है, यहाँ पे मुझे सी को भी किस टाइप का बनाना पड़ेगा? फ्लॉट टाइप का। ठीक है, अब जब मैं दोनों को जमा करूंगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू जो है उसने चेंज की है। हाँ देखें, यहाँ पे सी अब किस टाइप का हो गया? फ्लॉट टाइप का हो गया। ठीक है, तो फ्लॉट के लिए परसेंटेज हम क्या लगाते हैं? देखें, जैसे ही मैंने फ्लॉट टाइप का वेरिएबल बनाया और नीचे परसेंटेज डी यूज किया, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो गार्बेज आ गई है। ऐसी वैल्यू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, आई डोंट नो ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं क्या करूंगा जी, एक वेरिएबल जो है वो परसेंटेज एफ, क्योंकि वेरिएबल सी जो है वो फ्लॉट टाइप का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखूंगा। अब इसको हम कंपाइल करेंगे तो प्रॉपर द सम इज क्या आ गया? 15.5। ठीक है, 15.5 आ गया, लेकिन ये बाकी जीरो किधर से आए हैं? बेटे एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना हुआ, फ्लॉट डाटा टाइप वाला, इंट डाटा टाइप वाला, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट
अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा हुआ तो बुक से आप वो टॉपिक देख सकते हैं। उसने फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में कहा है कि ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है और इशारिया के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं, इशारिया के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस होते हैं। अब यहाँ पे हमारा जवाब तो ये था कि 15.55। एक तो हो गया हमारे पास, एक प्लेस हो गई, ठीक है, लेकिन बाकी जो 5 होंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी वो क्या कर देगा, इशारिया के बाद जितने डिजिट्स आ रहे होंगे वो कंप्लीट करेगा। 6 डिजिट्स पूरे करने के लिए वो बाकी क्या लगा देगा, यहाँ पे 0 लगा देगा। अगर यहाँ पे आपके पास है जी 58, ठीक है, अब आपके पास जवाब आएगा 15.58, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कर लें 15.54 कर लें, ठीक है, फर्ज कर लें 54 किया आपने तो 15.54 आएगा। लेकिन अब 2 डिजिट यूज होंगे, बाकी 4 जो है वो क्या लगा देगा, 0 लगा देगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में एक चीज याद रखनी है, ठीक है, इशारिया के बाद अगर आपके 6 डिजिट पूरे नहीं हो रहे तो वो क्या करेगा, इशारिया के बाद बाकी जो है वो 0 लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कहता है इफ बोथ आर टाइप इंट देन द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप क्या होगी, इंट होगी। अगर दोनों इंट हैं, जैसे मैंने ए और बी को ऐड किया तो रिजल्ट भी आपके पास किस में आ रहा है, इंट में आ रहा है। इफ इधर वन और बोथ ऑफ टाइप इज डबल, ठीक है, अगर एक या दोनों की टाइप डबल है तो एक्सप्रेशन में हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का आएगा, डबल टाइप का आएगा। तो यहाँ पे आपने एमसीक्यूज याद रखना है। अगर एक ऑपरेंड आपके पास इंट है और एक ऑपरेंड आपके पास प्लॉट है, ये देखें, एक आपके पास किस टाइप का है, ए किस टाइप का है, ए इंट टाइप का है, एक्स किस टाइप का है, प्लॉट टाइप का है। तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, रिजल्ट हमेशा प्लॉट में आएगा, इशारिया में आएगा, हमें पता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने जेहन में रखना है। अगर एक इंट में है और एक लॉन्ग में है तो बड़ी डाटा टाइप कौन सी है, लॉन्ग। एक चीज सिंपल सी याद रख लें, हमेशा बड़ी डाटा टाइप में आपका जवाब आएगा। एक इंट है एक लॉन्ग है, जवाब लॉन्ग में आएगा। एक इंट है एक डबल है, जवाब किस में आएगा, डबल में आएगा। एक फ्लॉट है एक लॉन्ग डबल है, रिजल्ट किस में आएगा, लॉन्ग डबल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज की समझ आई होगी कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं जो इंटीजर टाइप के हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर टाइप में आएगा। अगर एक जो है वो इंट में है दूसरा फ्लॉट में है तो आपके पास रिजल्ट हमेशा फ्लॉट में आएगा, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड और डिफरेंट टाइप डाटा टाइप, उसको हम जो है मिक्स टाइप एक्सप्रेशन का नाम भी देते हैं। क्यों, क्योंकि एक इंट हो गया एक फ्लोट हो गया, डाटा टाइप मिक्स हो गई, तो इसी को हम मिक्स टाइप एक्सप्रेशन का नाम भी देते हैं। उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट, अगला जो हमारे पास ऑपरेटर आया वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे हैं। जैसे देखें लिखा हुआ है A = 10, तो इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो 10 है ना, ये मूव होकर किधर आ जाता है, ए में आ जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग के अंदर रूल है। मैं पेज में थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपने लिखा यहाँ पे A = 10, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल सा एक रूल है कि भाई जो चीज असाइनमेंट के राइट साइड पे होगी वो हमेशा किधर आएगी, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगी। ये आपने याद रखना है, चाहे आप जिस मर्जी लैंग्वेज में चले जाएं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में सी का जो मेन मकसद होता है, असाइनमेंट की जो राइट साइड पे है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऐसे भी कर लें, जमा 50 भी कर लें, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 60। इन दोनों को जमा किया जाएगा, जमा करने के बाद रिजल्ट किस में आ जाएगा, ए में। ये प्रोग्रामिंग का रूल है। असाइनमेंट की जो राइट साइड पे होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, ये सिर्फ ज़हन में रखिएगा। एंड स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू, ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यू असाइन करती है वेरिएबल को, उसको हम नाम देते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट का। जब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, एक्सप्रेशन जो है वो पहले एवेल्युएट होता है। एक्सप्रेशन कौन सा है, अभी मैंने आपको दिखाया है, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो 10 + 50 पड़ा हुआ है ये एक्सप्रेशन है, ये पहले एवेल्युएट होगा, फिर वैल्यू जो है वो ए में चली जाएगी। देन द रिजल्ट असाइन टू द वेरिएबल टू द लेफ्ट साइड द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे देखें, पहले वेरिएबल होगा फिर एक्सप्रेशन होगा। जैसे A = 100, तो ए जो है वो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। C = A + B, ए में जो वैल्यू पड़ी है बी में जो वैल्यू पड़ी है दोनों को जमा करो, रिजल्ट सी में भेज दो। X = C - D + 10, सी की वैल्यू डी की वैल्यू माइनस करो, उसमें जमा करो, किसमें भेज दो, एक्स में भेज दो, ठीक है।
अ कांस्टेंट वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड और एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन की जगह। उसके बाद एल वैल्यू आर वैल्यू क्या है, अभी मैंने आपको ये चीज समझाई है, ठीक है। अगर आपको समझ आई है तो ये देखे मैंने अभी नाम लिया था, इसको हम असाइनमेंट की जो राइट साइड पे होगी उसको हम बोलेंगे एल वैल्यू, ठीक है। और जो असाइनमेंट के राइट साइड पे होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आर वैल्यू, ठीक है, आर वैल्यू। ये डेफिनेशन है। जो असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे होगा वो एल वैल्यू है, जो असाइनमेंट के राइट साइड पे होगा वो आर वैल्यू है। एन एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड, ये एक ऐसा ऑपरेंड होता है जो कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। और आर वैल्यू ये जो है ये ऐसे ऑपरेंड है जो असाइनमेंट की किस साइड पे लिखे जाते हैं, राइट साइड पे लिखे जाते हैं। एल वैल्यू जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन आर वैल्यू जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है उसने, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस एल वैल्यू है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम कौन सी वैल्यू है, आर वैल्यू है, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 ये वैलिड है, बट 5 इज इक्वल टू x ये वैलिड नहीं है, क्योंकि x हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, 5 हमेशा राइट साइड पे आएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू a प्लस बी ये वैलिड है, एक्सप्रेशन हमेशा लेफ्ट साइड पे नहीं आता, वो हमेशा राइट साइड पे आता है, ठीक है। c जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, a जमा b जो है वो राइट साइड पे आएगा। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जब एक से ज्यादा चीजें आ जाएं तो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देते हैं। कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ मैनी वेरिएबल। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली असाइन करता है वैल्यू को, कौन सी वैल्यू, जो हम एक टाइम पे मल्टीपल वेरिएबल्स को दे सकते हैं, उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देते हैं। देखें यहाँ पे हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करते आए हैं, ठीक है। मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, ए का ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया, डी बना लिया। अब मैं इन सबको एक ही वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंपाउंड का यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। और एंड पे इज इक्वल टू 10 कर दूंगा, तो ए की वैल्यू भी हो जाएगी 10, बी की वैल्यू भी 10, सी की वैल्यू भी 10 और डी की वैल्यू भी 10। प्रिंट एफ करके देख लें क्या सबकी वैल्यू ऐसे ही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, परसेंटेज डी लगाएं, कॉमा लगा के यहाँ पे क्या प्रिंट करें, ए की वैल्यू प्रिंट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे साथ जो है वो आप बैक स्लैश एन भी लगा सकते हैं नई लाइन के लिए, ठीक है। लो जी, अब हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आती है, 10 आ गई। ऐसे ही आप बी की वैल्यू भी, सी की वैल्यू भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास चारों वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ए की जगह बी कर लें, ठीक है, ए की जगह सी कर लें और ए की जगह क्या कर लें, डी कर लें। और यहाँ पे भी वैल्यू वेरिएबल को चेंज करें, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। तो सबकी वैल्यूज जो है वो आपके सामने जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। ए इज 10, बी इज 10, सी इज 10, डी इज 10। तो एक दफा लिखा है, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही टाइम पे जब आप वैल्यूज असाइन करोगे तो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। कोई चीज बार बार यूज हो रही है तो वो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। द वैल्यू असाइन वैल्यू 10 टू बोथ ए एंड बी। उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आप दो ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। एक आपके पास होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एक आपके पास होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर, एक आपके पास जोड़ा, कंबाइन का मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना, असाइनमेंट ऑपरेटर को विद अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। इससे क्या होता है, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले आप वेरिएबल लिखेंगे, फिर आप ऑपरेटर लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू 10, इसको इक्विवेलेंट किया जाता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 के। माइनस इक्वल टू, ये एमसीक्यूज में बड़ा आता है, ए माइनस इज इक्वल टू 10 किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 10 के। ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ए डिवाइड इज इक्वल टू 10 किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 10। ए मॉड इज इक्वल टू 10 किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू ए मॉड 10 के बराबर है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट इसका प्रोग्राम है, ये आपको मैं एज अ
जो है वो असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ। आपने इसको अच्छे से करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ब्रीफली देखेंगे। उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप इसको अपने भी हाथ पे करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी कुछ समझ आई है। आपको अगर किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।